Hello dear students, welcome to my YouTube channel यूरेनस क्लासेस 4.0। बच्चों, आज के इस क्लास में हम इंग्लिश पोएट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, जिसका नाम द सोल्जर है। साथ ही साथ इसके हम सभी हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, इंग्लिश समरी को देखेंगे और इसकी सभी क्वेश्चंस आंसर को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। द सोल्जर, इसे रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। रूपर्ट ब्रुक 1887। रूपर्ट ब्रुक का जन्म 1887 में हुआ था। रूपर्ट ब्रुक 1915 मतलब रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु 1915 में हुई थी। वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। रूपर्ट ब्रुक का जन्म एक बहुत ही कुशल परिवार में हुआ था। हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर। उनके पिता रुग्बी स्कूल में एक हाउस मास्टर थे। वेयर रूपर्ट ब्रुक वॉज एजुकेटेड, जहाँ रूपर्ट ब्रुक की भी शिक्षा संपन्न हुई थी। बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज, किंग्स कॉलेज जाने के पूर्व रूपर्ट ब्रुक की शिक्षा भी रुग्बी स्कूल में हुई थी। एट कैम्ब्रिज, डब्ल्यू बी एड्स, महान कवि डब्ल्यू बी एड्स द फेमस पोएट, डब्ल्यू बी एड्स द फेमस पोएट, डब्ल्यू बी एड्स एक महान कवि डिस्क्राइब्ड हिम, जिन्होंने उनको द मोस्ट हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, मतलब कि डब्ल्यू बी एड्स ने उनको बताया था कि ये इंग्लैंड के सभी सुंदर व्यक्तियों में से एक हैं। ही अज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल दैट इवेंचुअली ही अज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल, उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। दैट इवेंचुअली, परंतु किसी कारणवश, संभावनावश, टर्न इनटू अ माइथ ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलोइंग, जो कि तुरंत ही कुछ समय बाद मिथ्या के रूप में खत्म हो गया। द फॉलन वॉरियर, मतलब एक देशभक्त के रूप में हमेशा के लिए वो दब गए, मर गए। ही डायड ऑफ सेप्टिकेमिया, वह सेप्टिकेमिया में 23 अप्रैल 1915, मतलब उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को सेप्टिकेमिया में हो गई थी। ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमन्स इन एजियन इन हिज बैटल एट गावापोली, ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमन्स इन एजियन, एजियन महासागर के एक लेमन्स आइसलैंड्स के पास से गुजरते हुए उनकी मृत्यु जो है गावीपोली में किसी साधारण से युद्ध में हो गई थी। ब्रुक इज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट, ब्रुक को वॉर पोएट के नाम से भी जाना जाता है। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिन्होंने इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म, जिन्होंने देश प्रेम की भावना को सबके सामने प्रदर्शित किया। इन द अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने देश प्रेम की भावना को सबको बताया। हिज रेपुटेशन चीफली रेस्टेज ऑन 5 वॉर सोनेट ऑफ विच, मतलब उनके ऊपर कुल 5 सोनेट लिखी गई हैं। परंतु द सोल्जर इज अनडाउटेडली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोगोलाइज्ड, मतलब कि लेकिन उन सबों में द सोल्जर सबसे महत्वपूर्ण एक सोनेट है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके हिंदी समरी को देखते हैं, सभी लाइंस के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हिंदी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये जो कविता है मतलब एक सोल्जर के आत्मसमर्पण को दिखाया गया है कि एक सैनिक जो अपने देश के प्रति कितना वफादारी से अपने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति को दे देता है, तो उसके बारे में ये सब लिखा गया है। द सोल्जर, इफ आई शुड डाई
इफ़ आई शुड डाई, कवि ऐसा कह रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में केवल यही सोचना, दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि दैट देयर मतलब वहाँ प्रदेश का कोई एक कोना था, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो कि हमेशा इंग्लैंड का होके रह गया। मतलब प्रथम लाइन में वो यही कहना चाह रहे हैं कि यदि मैं युद्ध हुआ और मैं मर गया, तो मेरे बारे में केवल यही सोचना कि प्रदेश का कोई कोना था जो सदा इंग्लैंड का ही होकर रह गया। इन दैट इन दैट रीच अर्थ इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, उस पवित्र स्थल में एक और पवित्र धूल या राख सदा के लिए दबी पड़ी होगी। वो राख, अ डस्ट होम, वह राख जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, आकार दिया, मेड अवेयर मतलब कि जागरूक बनाया, गिव वंस हर फ्लावर टू लव, जिसे फूलों जैसी जिंदगी दी, हर वेज टू रोम, और घूमने फिरने के लिए जागरूक बनाया, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इन इंग्लिश एयर, यह वहाँ का ऐसा शरीर था जो वहाँ की हवाओं में सांस लेता था। वर्स्ट बाई द रिवर्स, वहाँ वह शरीर वहाँ की नदियों में स्नान करता था। ब्लेस्ड बाई सन्स ऑफ फोम, उस पानी में धुलता था, वहाँ के धूप में सूखता था। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, वह अनश्वर मेधा की एक धड़कन था जो इंग्लैंड का विचार प्रदर्शित करता था। हर साइट्स उसकी दृश्यावली, एंड साउंड्स उनका संगीत, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, दिन की तरह उजाले उसके सपने, एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों से सीखी गई उसकी हंसी, एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, शांत हृदय की उसकी विनम्रता, इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, जो अंग्रेजी स्वर की छाया में सीखी गई। तो दोस्तों, ये रहे आपके एक एक लाइन के हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब आइए हम इसके इंग्लिश समरी को करते हैं। इंग्लिश समरी, द सोल्जर इज अ ब्यूटीफुल सोनेट। द सोल्जर एक बहुत ही सुंदर सोनेट है। सोनेट उस कविता को बोला जाता है जिसमें 14 लाइन होते हैं। इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, जिसे रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। दिस सोनेट इज फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म, यह कविता पूरी तरह से देशभक्त की भावना से जुड़ी हुई है। द पैट्रियोटिज्म ऑफ अ सोल्जर विथ हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक एक सैनिक की देश के प्रति प्रेम उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब मजबूत इच्छाओं के साथ जुड़ी होती है। टू डेडिकेट हिज लाइफ फॉर द कंट्री, जो कि अपने संपूर्ण जीवन को अपने देश के लिए समर्पित कर देता है। द हीरो ऑफ दिस पोएम इज अ सोल्जर, इस संपूर्ण कविता का हीरो एक सोल्जर है। ही
ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर द कंट्री, जो कि हमेशा अपने बलिदान के लिए तत्पर रहता है। ही वांट्स दैट देयर शुड बी नो वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, लेकिन वह चाहता है कि कभी भी दो देशों के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध ना हो। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके द्वारा, उसके अनुसार, द सराउंडिंग्स ऑफ द कंट्री इज लाइक एन हेवन, मतलब कि रूपर्ट ब्रुक के द्वारा जो इंग्लिश कंट्री है, इंग्लैंड है, वो संपूर्ण का संपूर्ण एक स्वर्ग के जैसा है। अब इसके हम इंग्लिश ऑल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स का। ट्रू फॉल्स, जो ट्रू क्वेश्चन होंगे उसके लिए टी का यूज किया जाता है, जो फॉल्स क्वेश्चन है उसके लिए एफ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ए, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज ए सोल्जर। इस पोएम का स्पीकर एक सोल्जर है, तो ये ट्रू बात है, सही है। ही इज अ फ्रेंच सोल्जर, नो इट्स फॉल्स, वह एक इंग्लैंड के कवि थे। सी नंबर, द सोल्जर इज वेरी सैड, फॉल्स, सोल्जर कभी भी सैड नहीं था, वो ऐसा चाहता था कि मेरे देश पे कभी भी आँच आए तो मैं अपने देश के लिए समर्पण देने को हमेशा तत्पर रहूं। ही प्रेजेस इंग्लैंड, वह इंग्लैंड की प्रशंसा करता है, यस, ट्रू। और क्वेश्चन नंबर डी, ही टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड, क्या इस कविता में कवि वह अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करता है, यस। इट इज अ लव पोएम, नो फॉल्स है, इट इज अ वॉर पोएम है। क्वेश्चन नंबर जी, द पोएट इज डिसिप्टिंग द माइजरिंग ऑफ वॉर, मतलब कवि वॉर के बारे में इसमें बताता है, तो ट्रू है। एच, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इनडेप्थनेस टू इंग्लैंड, कवि अपनी गहराई को इंग्लैंड के प्रति कवि अपनी गहराई को इंग्लैंड के प्रति समर्पित करता है, तो ट्रू। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंडेप्थनेस टू इंग्लैंड, कवि अपनी गहराई को इंग्लैंड के प्रति समर्पित करता है, ट्रू। दिस पोएम इज अ सोनेट, ट्रू, क्योंकि यह जो है 14 लाइन की कविता है, तो इसीलिए 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम इसके ऑल क्वेश्चंस को करते हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, मतलब विस्तार पूर्वक सभी क्वेश्चनों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर ए, इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या कवि डेथ से डर जाता है, मरने से डरता है? आंसर, द स्पीकर इज जस्ट एंटिसिपेटिंग डेथ, मतलब कवि हमेशा मरने मरने की भावना का विरोध करता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वह मरने से डरता नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू, इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, यदि सभी बैटल में मर जाएं, हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेम्बर्ड, तो उसे किस प्रकार से याद किया जाए? आंसर, इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल ही वुड लाइक टू बी रिकॉल्ड एज ए पैट्रियट, यदि वह युद्ध करते करते लड़ जाए तो उसे एक देशभक्त के रूप में जाना जाए। ही विशेज हिज ग्रेव वेयर वेन एवर इट इज बी कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड, और उसका जो ग्रेव है, मतलब उसका जो ग्रेव है, मतलब उसकी जो मरी हुई बॉडी है, उसको भी ऐसा माना जाए कि वो इंग्लैंड का एक छोटा सा क्या था, कोना था। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर फॉर द इंग्लैंड, मतलब किस प्रकार से प्रदेश का एक कोना सदा इंग्लैंड का ही होकर रह गया? आंसर, द सोल्जर इज बॉर्न एंड ब्रीड इन इंग्लैंड, मतलब सोल्जर जो कि इंग्लैंड में जन्मा था और इंग्लैंड की हवाओं में सांस लेता था। ही इज द रिच डस्ट ऑफ इंग्लैंड, वह इंग्लैंड का इंग्लैंड
कि भूमि का एक पवित्र धूल था। सो वेन एवर हिज बॉडी इज ब्यूराइड, और जब उसकी बॉडी को ब्यूराई किया जाए मतलब फ्यूनरल के लिए ले जाया जाए, दैट पार्ट ऑफ एलियन लैंड विल फॉरएवर इंग्लैंड, तो वह धूल भी सदा के लिए इंग्लैंड का ही होकर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4, इन दैट रिचर अर्थ, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर, उस पवित्र भूमि में, उस पवित्र भूमि में एक पवित्र राख छिपी होगी। व्हाट डज, डस्ट का क्या अभिप्राय है? आंसर, इन दैट रिच अर्थ, इन दैट रिच अर्थ, उस पवित्र भूमि में, उस महान भूमि में, और रिचर डस्ट कंसील्ड, एक पवित्र राख छिपी होगी। हेयर द डस्ट स्टैंड फॉर द, यहाँ डस्ट शब्द का उपयोग द बॉडी ऑफ द सोल्जर, यहाँ डस्ट का उपयोग सोल्जर की डेड बॉडी को बताने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। व्हाट इज मिंट बाई द फ्रेज अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, मतलब कि फ्रेज अ पल्स इन द इटर्नल माइंड से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर, द फ्रेज अ पल्स इन द इटर्नल माइंड मीन्स द हार्ट बीट ऑफ द सोल्जर इज ऑलवेज बीटिंग फॉर हिज कंट्री, मतलब कि अ पल्स इन द इटर्नल माइंड का मतलब होता है कि एक सैनिक का जो दिल होता है हमेशा उसके ही देश के लिए धड़कता है। दोस्तों, अगर क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि आपके पास अगर इस क्लास का PDF पहुंच जाए तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए 8676045906। धन्यवाद।